चुनाव से जुड़ी थम गया चुनावी शोर। इस वक्त की बड़ी खबर, अंतिम दिन सभी दलों के दिग्गजों ने दिखाया दम। 3 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। बड़ौदा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, 10 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। मतदान के लिए प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर, चुनावी शोर थम गया है। अंतिम दिन सभी दलों के दिग्गजों ने अपना दम दिखाया। 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 10 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। मतदान के खातिर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। आखिरी दिन सभी दलों के दिग्गजों ने अपना दम दिखाया। किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो किसी ने रोड शो के जरिए वोटर्स को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश की। मतदान के लिए प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। चुनावी शोर थम गया है। अब सभी प्रत्याशी, सभी राजनीतिक पार्टियां डोर टू डोर कैंपेन करेंगी। नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। सीट एक है लेकिन हॉट सीट है। इस पर जिसका कब्जा होगा वो चंडीगढ़ में बड़ौदा की आवाज बुलंद करेगा। सीट कब्जाने के लिए बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो सहित तमाम राजनीतिक पार्टियां और निर्दलीय प्रत्याशियों ने दंगल में विजयश्री हासिल करने के लिए पूरी कसरत की। आज इस कसरत का अंतिम लीगल दिन था प्रचार का, लेकिन कसरत 3 नवंबर तक मतदान खत्म होने तक जारी रहेगी। हालांकि तरीका बदल गया है। जी हां, हम बड़ौदा की बात कर रहे हैं उपचुनाव के, जिसमें चुनावी शोर थम गया है लेकिन अब नेता डोर टू डोर हैं। बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव की जीत कई मायनों में महत्वपूर्ण है। गठबंधन सरकार के 1 साल के कार्यकाल की अग्नि परीक्षा है। विकास के दावों पर मुहर की परीक्षा है। वही 3 कृषि कानूनों का इम्तिहान भी है बड़ौदा उपचुनाव। इसके साथ ही बड़ौदा उपचुनाव इस बात को भी प्रमाणित करेगा कि गठबंधन सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। बड़ौदा का उपचुनाव विपक्ष के उन दावों का भी परीक्षण करेगा जिसमें वो लगातार एक बात कह रहे हैं कि इससे चंडीगढ़ की सियासत पर भी असर पड़ेगा। इन तमाम बातों को लेकर आज हम बड़ा मुद्दा में चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार। उनका एक पैनल जो हमें बताएगा कि बड़ौदा की बिसात की बाजी क्या रंग दिखाने वाली है, क्योंकि चुनाव प्रचार थम गया है और नेता अब डोर टू डोर हैं। साथ ही उस कयामत की रात का जिक्र भी करेंगे जो अक्सर सियासी शतरंज की बाजी पलट दिया करती है। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, उनका परिचय मैं आपसे कराऊंगा। और चुनाव आयोग ने जो भी तारीखें घोषित की अलग अलग चुनाव को लेकर, उसमें चुनाव प्रचार किस तरीके से रहा, खासकर दूसरे चरण का जो बिहार चुनाव है उसके साथ हरियाणा का भी ये उपचुनाव हो रहा है, और इस उपचुनाव को लेकर जो तैयारियां रही वो कैसी रही, और इन आने वाले 2 दिनों में क्या कुछ चुनाव आयोग को तैयारियां करनी चाहिए, क्योंकि ये 2 दिन बहुत कुछ बदल सकते हैं, ये 2 दिन बहुत कुछ पलट सकते हैं। हमारे साथ अशोक चौहान वरिष्ठ पत्रकार, वो जुड़ चुके हैं, और राणा ओबरॉय जी वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी जुड़ चुके हैं। इसके साथ साथ चंचल नांदल हैं जो राजनीतिक विश्लेषक है। चंचल नांदल जी, आपका भी स्वागत है। अशोक जी आपका भी, और राणा ओबरॉय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले अशोक चौहान जी आपके पास आएंगे, आपसे जानना चाहूंगा, कुछ बातों का जिक्र हमने किया। ये 3 कृषि कानूनों की परीक्षा है, ये सरकार के, गठबंधन सरकार के 1 साल के कार्यकाल की परीक्षा है, और विपक्ष जो लगातार दावा कर रहा है कि बहुत कुछ बदल जाएगा इस चुनाव की हार जीत से, उसका भी इम्तिहान है। आपको इस चुनाव में क्या नजर आया, किस तरीके की कसरत राजनीतिक पार्टियों ने की, और उस कसरत का जो परिणाम है वो कैसा आप देखते हैं? हाँ, शमशेर सिंह जी, आपने सही कहा कि गठबंधन सरकार के भी जो है अपना, इसके अंदर जो है अपने अपनी परीक्षा है। बात सही है ना जी, कि 1 साल की जो गठबंधन सरकार है, जसपा और भाजपा, इनके अंदर क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है, कैसा तालमेल है, कैसे क्या है, उस सब की जो है, जो इसके अंदर जो है ये चुनाव जो है पूरा बताएगा जी। अन्य जो जितने जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो अपना, क्योंकि सत्ता में नहीं है, सत्ता का सुख भोग उन्होंने किया है, कांग्रेस हो, इनेलो हो
उसके बाद में जो अदर्स जो अपना निर्दलीय जो उम्मीदवार है वे है। तो इसके हिसाब से जो है अपना क्या ये कांग्रेस है, कांग्रेस इसको अपनी एक तरह से अपने समर्थित अपनी सीट मानती है कि हमारी समर्पित सीट है और इसके बाद में इसी से हमारा जो कैंडिडेट जीतता आया है। तो इसके लिए भी हुड्डा साहब हो, दीपेंद्र हुड्डा हो, शैलेजा हो और सब ने पूरा डेरा वहां डाला हुआ है। और इसके बाद में जो कैसे क्या होता है क्या है वो तो जो है लोगों का जो मन है, जो मतदाताओं का जो मन है, जो 3 तारीख में जो मतदाता जो अपना जो मतदान करने जाएंगे वही अपना जो उससे जो क्या रिजल्ट आते हैं वो। यानी भाजपा के छोटे बड़े कद्दावर नेता सारे के सारे जो इस अपना चुनाव के प्रचार में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। अब चुनाव प्रचार 6 बजे खत्म हो चुका है। अब उसके बाद शुरू होता है कयामत की रात। ये जो 2 दिन जो बचते हैं, जो 2 रात हैं, आज की रात और कल की रात, 2 तारीख की, इसको कयामत की रात बोलते हैं कि इसके अंदर जो लोग सोच के बैठे हुए हैं, जो राजनीतिक दल सोच के बैठे हैं, वो पूरा पासा भी पलटा जा सकता है। हर दल इसके ऊपर अपना जो पूरा ध्यान रखेगा और अपना सोचेगा, अपना सोच विचार कर कि किसी तरह से उनको कोई नुकसानदेह हो, डैमेज कंट्रोल की भी व्यवस्था की जाएगी। यानी डोर टू डोर जो लीगली था जो चुनाव प्रचार वो तो अब बंद हो लिया है। अब उसके बाद तो फिर डोर टू डोर जो भी कैंडिडेट है उनके जो समर्थक हैं वो लोगों से बात करेंगे, मतदाताओं से करेंगे और किस किस तरह से क्या होता है। वैसे तो चुनाव आयोग बोल रहा है कि हमने सब जगह अपना जो पूरा इंतजाम किए हुए है, किसी तरह का कोई गड़बड़ नहीं होगी, पर उसके बावजूद फिर भी जो है लोगों को प्रलोभन भी दिए जाएंगे, लोगों के हिसाब से बातचीत भी होगी और इसके बाद में जो पूरे वायदे भी होंगे वो सब जो है अब ये 2 रात में ही किया जाना है। और कौन कितना सफल हो पाता है कैसे है वो तो जो है रिजल्ट के बाद ही बताया जाए, अपना सामने आएगा। पर इतना है कि किसी भी दल ने कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी है। ये प्रतिष्ठा की सीट है, एक सीट है, एक सीट के ऊपर अपना जो है पूरी प्रतिष्ठा क्या नाम आपके जो है सत्तारूढ़ पार्टी के भी, जसपा और भाजपा गठबंधन के भी, कांग्रेस के भी और इनेलो की भी पूरी प्रतिष्ठा लगी हुई है। प्रतिष्ठा का सवाल है कैसे क्या कोई इतिहास रच देता है तो शायद आपको देखो कौन इतिहास रचने जा रहा है। यानी आपका जो है सत्तारूढ़ पार्टी इतिहास रचेगी या कांग्रेस रचेगी या इनेलो रचेगी। इनेलो और क्या नाम कांग्रेस इसको अपनी ही सीट बताते रहे हैं और इसके बाद में जो है भाजपा है, भाजपा को पूरा समय मिला है। वैसे तो कोरोना काल का भी टाइम रहा था पर जो भी अभी हफ्ता 10 दिन 15 दिन जो है पखवाड़ा जो मिला है, इस पखवाड़े में पूरी कोशिश हर किसी ने अपने कैंडिडेट के पक्ष में की है। कोशिश ये है कि इसको जो है किसी तरह से जो अपना बनाएगा और अपना जो अपने कैंडिडेट को विजय बनाए। बिल्कुल सभी पूरी यही है। बिल्कुल सभी पार्टियों की साख दांव पर है और जो इसको जीतेगा वो इतिहास रचेगा। राणा ओबरॉय जी, इतिहास तो बनेगा, इसमें संदेह नहीं है। इनेलो जीतती है तो भी इतिहास बनेगा, कांग्रेस पार्टी जीतती है तो भी इतिहास बनेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो भी इतिहास बनेगा। लेकिन ये इतिहास बदलाव क्या लेकर आएगा ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीट तो एक है। आप लगातार एक बात कहते हैं, सीट एक है पर नाक का सवाल सबका बनी हुई है और इस एक सीट के जो नतीजे आएंगे उससे बहुत कुछ बदलेगा और उसका असर आने वाले दिनों में राजनीतिक पार्टियों पर और हरियाणा की राजनीति पर पड़ेगा। शमशेर जी, आपका आकलन बिल्कुल सही है। सीट एक मायने अनेक। हर नेता, हर कार्यकर्ता पार्टी का अपने अपने दल को, आपके उम्मीदवार को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ इस तरीके का सत्तारूढ़ पार्टी आकलन कर रही है, अपनी जीत को लेकर निश्चित है कि जेजेपी और बीजेपी के कैंडिडेट दोनों को मिला के पिछले चुनाव में 70,000 के लगभग वोट आए थे जी। और 70,000 वोट आने का मतलब है कि वो अपनी जीत मानकर बैठे हुए हैं और ये शायद उनको परेशानी का कारण बन सकता है उनकी जी। क्योंकि इतने आश्वस्त होना मेरे ख्याल तो ठीक नहीं है। क्योंकि
जेजेपी को जो वोट मिला था वो बीजेपी के और कांग्रेस के विरोध में मिला था। अब जेजेपी खुद तो कैंडिडेट उतार नहीं रही है, तो ये जरूरी नहीं है कि उनका जो वोट था वो बीजेपी कैंडिडेट को पड़ जाए जी। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस जो है जो इसको अपनी नाक का सवाल बना रही है, शक भी नहीं है कि वो एरिया के हुड्डा साहब, भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के एक मात्र नेता हैं, छात्र नेता हैं और उनका प्रभाव भी है और वो उनका कैंडिडेट, उनके द्वारा घोषित कैंडिडेट लगातार 3 प्लानों से जीतता भी आ रहा है। कांग्रेस को इस बात का थोड़ा सा ये एहसास है कि हमें कृष्ण हुड्डा का जो समर्थन रहेगा, उनके परिवार का, लोगों की सिंपैथी रहेगी, वो हमें मिलेगी और हमारी जीत का ये कारण बन सकता है। फिर वहां पर एक जाति विशेष का बहुत बड़ा प्रभाव है, जिससे कांग्रेस इस बात का फायदा उठाना चाहती है। हमारे इनेलो के अभय चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला पूर्व मंत्री ने उस एरिया में बहुत विकास किए, कोई शक नहीं है। वो बेचारे बुजुर्ग होने के बाद भी इस चुनाव में उन्होंने एडी चोटी का जोर लगा दिया है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि अगर इनेलो का वोट बढ़ा या इनेलो सीट जीतती है तो आने वाले समय में इनेलो बहुत सी पार्टियों को पीछे छोड़ के आगे आ सकती है, अपना खोया हुआ वजूद पा सकती है। अब एक सीट का मतलब ये नहीं है शमशेर जी कि ये एक सीट है, 31 और 41 वाली बात है, ये नहीं है। इस सीट का ये ऐसा परिणाम निकलेगा कि शायद हमारा अंदाजा है कि भगदड़ ना मच जाए दलों के अंदर और कहीं इसका ऐसा परिणाम ना हो कि ये मध्यवर्ती चुनाव की ओर ले जाए। ऐसा संभावना है और ऐसा हो सकता है। इस सीट को जीतने के लिए कांग्रेस, इनेलो और भाजपा एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं और ये जो लास्ट समय है जिसको हम कयामत की रात बोलते हैं, अब लालच, भीतरघात, ये चीजें रह गई हैं जो इसको करने में काम सफल हो जाएगा वो इस सीट को जीतने में भी सफल हो जाएगा। शमशेर जी, बहुत बड़ी बात है, अगर ये चुनाव जो भी दल जीतेगा, अगर भाजपा ने, जेजेपी ने ये सीट जीत ली तो 4 साल उनकी सरकार को किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होगा। और अगर ये सीट सत्तारूढ़ सरकार पार्टी दोनों हार जाती हैं तो उनके लिए सरकार चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और अगर एक सीट हुड्डा और कांग्रेस ले जाते हैं तो पूरे प्रदेश में रैलियां करके सरकार की नाक में दम कर सकते हैं। और इनेलो अगर उम्मीद से ज्यादा वोट ले जाती है तो इनेलो का भी रथ रुकेगा नहीं, अबे चौटाला दिन रात लगे रहेंगे जी। इस सीट के अनेक मायने निकलते हैं कि ये सीट जो जीतेगा वो आने वाली राजनीति का सिकंदर बनेगा और माना जाएगा। जी शमशेर। चंचल नांदल जी, आपने अशोक चौहान जी को सुना, राणा बुरोई जी को सुना। सच में क्या जो परिस्थितियां हार जीत से बनेंगी उसका असर हरियाणा की राजनीति पर पड़ेगा? और इसके साथ साथ चंडीगढ़ की जो सियासत है जिसको लेकर लगातार बात हो रही है, वो जीत से मजबूत बनेगी और हार से कहीं ना कहीं अस्थिरता के संकेत मिल रहे हैं। देखिए शमशेर जी, मैंने दोनों मेरे अजीज ओबराय जी और चौहान जी की बात सुनी, तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि सरकार के कोई असर पड़ेगा। मैं ये कहता हूँ कि सरकार को कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर कैलकुलेशन की बात करते हैं हम, तो 40 सीट बीजेपी की है, 6 उन्होंने इंडिपेंडेंट अपने सेट किए हुए हैं, कोई चेयरमैन है, कोई किसी पद पे है। दूसरा 10 जेजेपी के उनके पास विधायक हैं और उसमें से 3-4 को एडजस्ट कर दिया, कुछ को चेयरमैन बना दिया। और दोनों का जो गठबंधन आज के दिन चल रहा है
उसको कोई असर नहीं पड़ने वाला। जेजेपी भी चाहती है कि वो पूरे 5 साल बैठ के सरकार में अपने लोगों के काम करे और सार्वजनिक काम करे। जो उसके एमएलए चुन के आए हैं उनको कहीं न कहीं अपने इलाके में काम करने का मौका मिले, यही बीजेपी चाहती है। सरकार को तो कोई असर पड़ने वाला नहीं इस एक सीट से। मेन जो अब मैं सिलसिलेवार दोनों तीनों पार्टियों को, चारों पार्टियों का बताता हूँ आपको बड़ौदा हल्के को लेके। सबसे पहले हम बात करेंगे इनेलो की, क्योंकि ये एक तरह से इनेलो का गढ़ रहा है। और जब भूपेंद्र हुड्डा का वर्चस्व रोहतक और उसके आसपास में बढ़ा तो जाट वोट बैंक होने के नाते जाट वोट बैंक इनेलो से खिसक के कांग्रेस के पास आ गया। और उसी का नतीजा है कि उन्होंने श्री कृष्ण हुड्डा को, जो कि उस हल्के से नहीं है और उनका उस हल्के से कभी कोई लेना देना भी नहीं रहा, उनको इलेक्शन लड़वाया और वो 3 बार बने। लेकिन अब स्थिति थोड़ी सी दूसरी ये है कि जो चुनाव प्रचार हुआ और भारतीय जनता पार्टी की ने प्रचार किया कि भी 4 साल हमारे बचे हुए, हम यहाँ विकास के कार्य करके दिखाएंगे। अगर हम बात करें जेजेपी की, तो जेजेपी का जो यहाँ पे वोट बैंक है 32,000 के करीब जो वोटें आई थी, उसमें से 70-80% में कहूँगा 90% भूपेंद्र हुड्डा की वोटें थी। और वो कुछ, मैं ओबराय साहब की बात से भी सहमत हूँ कि वो एंटी कांग्रेस और एंटी बीजेपी की वोटें भी थी। लेकिन भूपेंद्र मलिक वहां पे जेजेपी कैंडिडेट थे जो पिछली बार, वो एक बहुत बड़ी मेहनत कर रहे थे, उनका अपना वोट बैंक था। फिर कुछ 13 गांव वहां पे मलिक गोत्र से हैं, उनका भी वहां पे महत्वपूर्ण योगदान रहा था उनको इतनी वोटें दिलवाने में। अब करते हैं बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस में तो आप सब ने, आपके चैनल ने भी और लोगों ने भी देख लिया जो सियासत हुई है कि भूपेंद्र हुड्डा ये चाहते थे कि कपूर नरवाल को टिकट मिले। वो सारी बातें आपको पता है, शैलजा और रणदीप ने उनको रोक के और एक ऐसा कैंडिडेट को हाथ लगा दिया जिसका वजूद नहीं है एरिया में। अब ये लड़ाई सीधी भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा वर्सेस बीजेपी। इनेलो इसमें फाइट में नहीं है कहीं। इनेलो की पिछली बार 3200-3300 वोटर थे, वो अब हम ये मान लें कि वो वोटें बढ़ के 10,000, 5,000 के बीच में आ जाएंगी, जो मेरा आकलन है, क्योंकि मैं इस एरिया में आता जाता रहता हूँ और बहुत सारे लोगों से मेरी इस दौरान बात भी हुई है। मेन जो मुकाबला है वो खिंच के आ गया है भूपेंद्र हुड्डा वर्सेस बीजेपी। और इसमें क्या है कि जो एक अहम की लड़ाई अगर हम माने तो वो ये है कि भूपेंद्र हुड्डा के लिए इसलिए अहम की लड़ाई, क्योंकि उसके एरिया में, उसके भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ में, भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस में, उसको अपनी सीट बचानी जरूरी है। क्योंकि पहले भारी कैंडिडेट था, उसके बाद हल्का कैंडिडेट, लेकिन वो कैंडिडेट हल्का है। योगेश्वर दत्त जो है, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की अब बात करें तो योगेश्वर दत्त एक अंतर्राष्ट्रीय छवि का खिलाड़ी है। और अंतर्राष्ट्रीय छवि होने के कारण और ऊपर से बीजेपी सत्ता होने के कारण, तो अभी पिछले 4-5 दिन से इलेक्शन में बड़ा भारी बदलाव हुआ है। हम ये मान रहे थे कपूर नरवाल के इलेक्शन से हटने के बाद कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो जाएगी। एक बार हुई थी कुछ दिन के लिए, क्योंकि मूवमेंट चलती है कि भाई कपूर नरवाल बैठ गए, मजबूत कैंडिडेट थे, उनका खुद का भी वोट बैंक था, इन लोगों से लड़ते रहे हैं, वो बढ़िया उनके वोटें आई हैं। लेकिन जब बात आती है खुद की, जब तो आप वोटें आपके खाते में चली जाती है, लेकिन जब दूसरे कैंडिडेट को वोट डलवाने की बात करता है तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है वोटों का ट्रांसफर होना। हाँ, एक वेव बनती है कि फला कैंडिडेट के पक्ष में बैठ गया। लेकिन अब जो स्थिति ये है कि अब जो मेरा मानना है कि 5-7 हजार के बीच में हार जीत रहनी है दोनों कैंडिडेट की। मुकाबला सीधा बीजेपी कांग्रेस का है जी। और ये जो चौहान साहब ने बताया कि आखिरी 2 रातें कयामत की हैं, इसमें जो कैंडिडेट लोगों को अपनी तरफ पलटने में, रात को मैनेजमेंट करने में, जो इलेक्शन की मैनेजमेंट होती है उसको करने में कामयाब रहा, तो मैं ये मानता हूँ कि वही कैंडिडेट सीट निकालेगा। आज के दिन एक टाइट मुकाबला, टाइट फाइट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत उसमें झोंकी हुई है। एक एक गांव में, एक एक घर पे भारतीय जनता पार्टी के नेता घुसे हुए हैं। हर तरीके से वो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई किस तरह से
एक वोटर को मनाया जा सकता है। जी। उधर से कांग्रेस ने पूरा जोर लगा रखा है। भूपेंद्र हुड्डा इसको अपनी आल की लड़ाई लिए बैठे हैं। वो लोगों को कह रहे हैं कि भाई अगर ये एक सीट दे दो, आगे मैं सारी उम्र आपका एहसानमंद रहूंगा। तो ये सब बातें चल रही है। तो इनके बीच में मेरा ओवरऑल एक नक्शल में एक आकलन ये है कि आपका सीधा फाइट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में है। बिल्कुल। इनेलो अपना वजूद बचाने के लिए लड़ रही है। हाँ, इनेलो का कैंडिडेट अगर 10,000 से ऊपर के आसपास आ जाता है तो सीधा कांग्रेस को नुकसान है। जी, मैं एक छोटा सा बीच में बात चाहूंगा अशोक चौहान जी से भी, और छोटा छोटा कमेंट आप तीनों से लूंगा। वक्त का मुझे ख्याल रखना है। भीतरघात शब्द ऐसा है जब भी आता है सामने तो बड़े बड़े नेताओं की या बड़ी बड़ी पार्टियों को धराशायी कर देता है। कहां पर ज्यादा आपको भीतरघात नजर आएगा इन 2 दिनों में? क्योंकि अब तक तो लोग प्रचार कर रहे थे मैदान में आकर, मंच पर चढ़कर, लेकिन अब नीचे नीचे खींचतान शुरू होगी। एक भीतरघात शब्द किसके लिए ज्यादा घातक हो सकता है? दूसरा ये कि राजकुमार सैनी का जिक्र मैं इसलिए करना चाहूंगा कि उनकी जो मौजूदगी होती है जिस विधानसभा क्षेत्र में, उनका अपना एक वोट बैंक है, व्यक्तिगत वोट बैंक है, वो किसके लिए घातक हो सकता है? इनेलो का जिक्र तो किया नंदल साहब ने कि वो जितना ज्यादा वोट लेंगे उतना नुकसान कांग्रेस पार्टी को है। हाँ, ये 2 चीजें। हाँ, एक सेकंड लूंगा मैं। जी, आऊंगा आपके पास मैं नंदल साहब, इसी सवाल को लेकर आऊंगा। मैं छोटा छोटा कमेंट दे रहा हूं सबसे। अशोक चौहान जी देखेगा। हाँ, भीतरघात है। भीतरघात का तो जो है शुरू से ही चलता रहा है कि कोई भी इलेक्शन रहा है तो वो जो है अपने भीतरघात से कोई भी अछूता नहीं था और ये भी अछूता नहीं रहेगा। क्योंकि इसमें की क्या है कि कैंडिडेट हर किसी के पसंद का नहीं होता कि किसी भी पार्टी में 100% कोई नहीं होता है, उसका ध्यान रखा जाता है। अब ये कि कौन किसको कितना नुकसान पहुंचा सकता है वो बिल्कुल बात वाजिब है। दूसरे राजकुमार सैनी का अपना वोट बैंक है, मानते हैं। अब वो कहाँ जाएगा आप भी जानते हैं, पीछे भी इतिहास बताता है कि वो भले एक पार्टी बना के आगे हो, कैसे कराओ कैसे क्या, इसमें ज्यादा लफड़े में नहीं पड़ेंगे। वो तो यही है कि जिसको वो चाहेंगे, जैसा वो चाहेंगे उसका वो इस्तेमाल करेंगे। भीतरघात का तो हर पार्टी को अपने अपने जो है वो उसको देखना पड़ेगा कि कैसे क्या इन 2 रातों में कौन किसको कितना नुकसान पहुंचा सकता है, अपने वाले भी और बाहर वाले भी। ये महत्वपूर्ण है, कौन ज्यादा किसके लिए घातक रहेगा। हाँ, किसको कौन है, क्योंकि अब बाहर वालों से तो आदमी होशियार रह सकता है, पर अपने वालों से होशियार कैसे रहे उस पे वो देखना है। अगर इसका नुकसान उठ गया तो वो नुकसान जो है फिर उसके प्रतिपूर्ति नहीं हो पाएगी। बिल्कुल। राणा ओबरॉय जी, ये वाकई में बहुत दिलचस्प होती है 2 दिनों की बात जो हम कर रहे हैं। भीतरघात की बात हम करेंगे, भीतरघात कितना खतरनाक हो सकता है। छोटा छोटा कमेंट आपसे चाहूंगा, और सैनिक को लेकर 30 सेकंड सर, वक्त मेरे पास बहुत कम है। शमशेर जी, ये जो चुनाव है इस समय जाट वर्सेस नॉन जाट के बीच में हो गया है। ये चुनाव भूपेंद्र हुड्डा वर्सेस मनोहर लाल के बीच में हो गया है। और हर आदमी, क्योंकि वो एक ऐसा एरिया है उसमें जाट वर्सेस नॉन जाट का बहुत ज्यादा असर देखने को मिलेगा। जो आदमी रूठे हुए हैं जाट बिरादरी के, वो मुझे लगता है एक मंच पर आ सकते हैं। और जो राजकुमार सैनी का वोट है और जाट वर्सेस नॉन जाट होने के कारण योगेश्वर दत्त की तरफ रुख कर सकता है जी। और सबसे बड़ी बात है कि हुड्डा जाटों का एकमात्र छात्र नेता है, उसको जाट लोग किसी भी तरह से नीचा होने नहीं देंगे। भले ही कुछ लोग। चौहान साहब, चर्चा को थोड़ा सा मैं रोकना भी चाहूंगा। वक्त 30 सेकंड। आनंद साहब, यही सवाल आपसे मेरा, 30 सेकंड सर। देखिए शमशेर जी, राजकुमार सैनी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, मैं शुरू में बताना भूल गया। लेकिन वो दोनों पार्टियों को बराबर नुकसान पहुंचा रहा है। कांग्रेस को भी पहुंचाएगा, बीजेपी को ज्यादा पहुंचाएगा। लेकिन अभी कुछ पिछले 3-4 दिन से राजकुमार सैनी कहीं दिखाई नहीं दे रहे इलेक्शन में। मुझे लगता है कि उनका जो वोट बैंक है बीजेपी की तरफ ज्यादा खिसक गया है जी। जो ओबराय जी बोल रहे हैं, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। अब ये सीधा इलेक्शन कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का है यहाँ पे जी। चलिए, शुक्रिया नंदल साहब आपका, चौहान साहब आपका भी, ओबराय साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बड़ा मुद्दा में आज हम बात कर रहे थे, चुनाव शोर थम गया है बड़ौदा उपचुनाव का, और सिर्फ 48 घंटे का वक्त इस दौरान बीच में बाकी है। और इस दौरान जो समीकरण बदलेंगे, किस तरीके से बदलेंगे, कौन किसके पाले में जाएगा, कौन किसके खिलाफ जाएगा,
कयामत की रात है। इस कयामत की रात, 2 रातों में क्या कुछ बदलेगा, कौन रूठे को मनाएगा, कौन बिगड़े को मनाएगा, कौन किसके पाले में जाएगा। आज की रात बाकी है, कल का पूरा दिन और कल की पूरी रात बाकी है। इस दौरान क्या कुछ घटनाक्रम घटित रहेगा, ये जब मतदान होगा, मतदान के बाद रिजल्ट आएगा, पता चलेगा। हालांकि टक्कर अभी कड़ी बताई जा रही है। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।